कुछ सवाल इतने साधारण लगते हैं कि हम उन पर कभी सवाल नहीं उठाते। जैसे डिप्रेशन क्या है, और जवाब आता है केमिकल इम्बैलेंस है, दिमाग में सेरोटोनिन कम हो गया है। हम मान लेते हैं, दवा लेते हैं, और कभी सोचते भी नहीं कि ये थ्योरी आई कहां से, किसने साबित किया, और क्या ये सच में सही है। क्योंकि अगर सेरोटोनिन कम है तो क्यों ब्लड टेस्ट नहीं होता, क्यों एमआरआई या स्कैन से ये इम्बैलेंस नहीं दिखता, और अगर दवाई दवाई इतनी असरदार है तो डिप्रेशन की दरें बढ़ क्यों रही हैं। अब आप सोचिए, और हम आपको लेकर चलते हैं उस मेडिकल मिथ की तह में, जिसने पूरी दुनिया में लाखों लोगों को सालों तक दवा पर रख छोड़ा है। नमस्कार, मैं हूं अमित देशपांडे और मेडिकल मिस्ट्रीज में आपका स्वागत है। और आज हम उठाने जा रहे हैं साइकेट्री के सबसे बड़े सवाल पर से पर्दा। क्या डिप्रेशन वाकई एक केमिकल इम्बैलेंस है, या सिर्फ फार्मा इंडस्ट्री की बनाई गई एक कहानी। सबसे पहले आते हैं उस थ्योरी पर जिसने ये कंसेप्ट शुरू किया, सेरोटोनिन थ्योरी ऑफ डिप्रेशन। 1960s में पहली बार यह आइडिया सामने आया कि डिप्रेस्ड पेशेंट्स के दिमाग में सेरोटोनिन लेवल कम हो सकते हैं, सिर्फ कम हो सकते हैं, लेकिन यह सिर्फ एक हाइपोथेसिस था, कोई प्रूवन फैक्ट नहीं था। फिर भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने इसे इतना रिपीट किया कि आज भी लोग यही मानते हैं कि डिप्रेशन इज इक्वल टू सेरोटोनिन डेफिशिएंसी। लेकिन अब आते हैं उस पेपर पर जिसने इस मिथ की जड़ें हिला दी। साल 2022 लंदन यूनिवर्सिटी कॉलेज के रिसर्चर्स ने एक सिस्टमैटिक रिव्यू किया, जिसमें उन्होंने पिछले 50 सालों के सारी मेजर स्टडीज को एनालाइज किया। और इस पेपर का टाइटल था द सेरोटोनिन थ्योरी ऑफ डिप्रेशन, अ सिस्टमैटिक अम्ब्रेला रिव्यू ऑफ द एविडेंस। इसकी लीड ऑथर थी डॉक्टर जोआना मॉनिस्ट्रेफ, और ये पेपर छपा था मॉलिक्यूलर साइकेट्री नाम की एक हाईली रेप्यूटेड जर्नल। इस रिव्यू ने कंक्लूसिवली कहा कि सेरोटोनिन इम्बैलेंस की कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। ना तो डिप्रेस्ड लोगों में सेरोटोनिन कम पाया गया, और ना ही सेरोटोनिन बूस्टिंग ड्रग से गारंटीड रिकवरी हुई है। यानी जो थ्योरी हमने दशकों तक मानी, उसका कोई ठोस बेस है ही नहीं। अब सवाल यह है, अगर सेरोटोनिन थ्योरी गलत है तो फिर एसएसआरआई जैसी दवाएं जो सेरोटोनिन को इंक्रीज करने का दावा करती हैं, वो काम कैसे करती हैं? जवाब उतना सिंपल नहीं है। कई साइकेट्रिस्ट अब मानते हैं कि इन दवाओं का असर प्लेसिबो जैसा भी हो सकता है। यानी अगर पेशेंट को लगे कि दवा असर करेगी तो टेम्पररी इंप्रूवमेंट हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टडीज दिखाती हैं कि एसएसआरआईज का इफेक्ट बहुत बहुत मार्जिनल है, और साइड इफेक्ट्स जैसे सेक्सुअल डिसफंक्शन, इमोशनल ब्लंटिंग और विड्रॉल सिम्टम्स, ये सारे सिम्टम्स काफी स्ट्रांग होते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी स्टडी जो इस दिशा में लैंडमार्क मानी जाती है, वो थी डू एंटी डिप्रेसेंट्स वर्क बाय इरविंग क्रिश। इट वाज पब्लिश्ड इन बीएमजे, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल। इसमें क्रिश ने बताया कि एंटी डिप्रेसेंट्स का असर प्लेसिबो से थोड़ा ही ज्यादा होता है, और कई बार उतना भी नहीं होता। अब सोचिए, अगर डिप्रेशन की थ्योरी ही गलत है तो फिर हम इतने सालों से ये दवाइयां क्यों ले रहे हैं, और क्यों हर साइकेट्रिस्ट फर्स्ट विजिट में एसएसआरआई प्रिस्क्राइब कर देता है? जवाब है एक ट्रैप, जिसे कहते हैं विड्रॉवल ट्रैप। एसएसआरआईज जिसका मतलब होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। शुरू में पेशेंट को लगता है कि मूड थोड़ा बेहतर हो गया है। जब दवा को बंद करता है पेशेंट, तो शरीर रिएक्ट करने लगता है, डिजीनेस, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, और कभी कभी तो सुसाइडल थॉट्स तक। और तब डॉक्टर कहता है, देखा, तुम्हें दवा की जरूरत है। जबकि सच ये है कि ये विड्रॉल सिम्टम्स है,
एडिक्शन नहीं है टेक्निकली, लेकिन डिपेंडेंस जरूर है। और यही डिपेंडेंस बन जाती है फार्मा इंडस्ट्री का रेवेन्यू मॉडल। एक बार पेशेंट दवा पर आया तो सालों साल चलता रहेगा। अब हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के डॉक्टर पीटर गॉस्ट ने इस पर कई पेपर्स लिखे। उन्होंने साफ कहा है कि एंटी डिप्रेसेंट्स का लॉन्ग टर्म इस्तेमाल डेंजरस हो सकता है। इतना ही नहीं, एक और शॉकिंग डेटा सामने आया है कि यूके में हर 6 में से एक व्यक्ति लगातार एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहा है, और उनमें से करीब 60% लोग ऐसे हैं जो कम से कम 2 साल से ऊपर से दवाएं ले रहे हैं। अब सोचिए, अगर ये सब क्योर्ड होते तो दवा बंद होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, लोग दवा पर टिके हुए हैं और फार्मा कंपनीज खुश हैं। और ये सिर्फ केमिकल इम्बैलेंस या विड्रॉवल तक सीमित नहीं है। SSRI का एक और साइड इफेक्ट है इमोशनल नंबिंग, यानी आप खुश भी ठीक से नहीं हो पाते, दुखी भी ठीक से नहीं हो पाते। एक तरह से इंसानी एक्सपीरियंस डल हो जाता है। कई पेशेंट्स रिपोर्ट करते हैं कि उन्हें अपनी खुद की जिंदगी से डिस्कनेक्ट महसूस होता है, और ये सब होता है इलाज के नाम पर। अब आते हैं एक बड़े सवाल पर, अगर एंटी डिप्रेसेंट्स इतना सब कर रही हैं तो फिर इन्हें रेगुलेट क्यों नहीं किया जाता, क्यों इसको किसी तरीके से कंट्रोल नहीं किया जाता? और इसका जवाब है फार्मा इंडस्ट्री की पावर। SSRI को मार्केट में सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब की जाने वाली ड्रग कैटेगरी में रखा गया है। 2023 के डेटा के मुताबिक ग्लोबल एंटी डिप्रेसेंट मार्केट का साइज था करीब 2023 में $17 बिलियन, और प्रोजेक्शन के अनुसार ये अगले 5 साल में 25 बिलियन को पार करेगा। यानी लोग दुखी रहें तो इंडस्ट्री को फायदा है, आप स्टेबल हुए तो मार्केट गिर जाएगा। और अब सोचिए, जब दवा देने वाला डॉक्टर भी इस सिस्टम का हिस्सा बन जाता है तो पेशेंट के पास सवाल पूछने का प्लेटफॉर्म ही कहां बचता है। बहुत से डॉक्टर्स खुद ये मानते हैं कि सिर्फ गाइडलाइन बेस्ड प्रैक्टिस करनी होती है। डॉक्टर्स को एक गाइडलाइन दी जाती है, उसके बेस पे उन्हें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और उस गाइडलाइन के पीछे वही फार्मा फंडेड ट्रायल्स होते हैं। यानी जिस सिस्टम ने डिप्रेशन की अंडरस्टैंडिंग बनाई, उसी ने उसका सॉल्यूशन भी भेज दिया। अब तक हमने देखा कि डिप्रेशन एक बायोलॉजिकल इफेक्ट नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन एक्सपीरियंस है, और जिसको हम केमिकल इम्बैलेंस कह रहे हैं वो शायद एक ओवर सिंप्लीफाइड लेबल है। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर दवा से बचना है तो विकल्प क्या है? क्या हम डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं बिना SSRIs के? और इसका जवाब है हाँ। साइंटिफिक और एक्सपेरिमेंटल दोनों एविडेंसेस यही कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइकोथेरेपी, खासकर CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ काउंसलिंग होती है जो पेशेंट में नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं उनको आइडेंटिफाई करती है और उन्हें चैलेंज करना सिखाती है। अब कई सारे मेटा एनालिसिस दिखाते हैं कि CBT का असर SSRIs जितना ही इफेक्टिव हो सकता है, और लॉन्ग टर्म आउटकम्स इससे बेहतर होते हैं। एक रिव्यू आर्टिकल छपा था आर्काइव्स ऑफ जनरल साइकेट्री में, जिसने 16 कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स को एनालाइज किया। 16 कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स को एनालाइज किया गया इस रिव्यू में, और पाया कि सिर्फ साइकोथेरेपी ने सीवियर डिप्रेशन में भी एक सिग्निफिकेंट रिजल्ट दिखाया। और सबसे खास बात है, इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। इसके अलावा डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में आता है लाइफस्टाइल चेंज, जैसे एक्सरसाइज, डाइट, स्लीप, हाइजीन और सनलाइट एक्सपोजर। रिपोर्ट्स की बात करें तो इसके अलावा हार्वर्ड में एक स्टडी की गई, इसमें पाया गया कि रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइजेज जैसे ब्रिस्क वॉकिंग या साइकिलिंग डिप्रेशन के सिम्टम्स को 40 से 50% तक रिड्यूस करता है।
और अगर ये इफेक्ट्स किसी दवा में होते तो शायद वो ब्लॉकबस्टर ड्रग कहलाती। अब आते हैं एक और सॉल्यूशन पे, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। अब इसमें भी मैं आपको एक रिपोर्ट बताऊंगा। येल और जॉन हॉपकिंस जैसे इंस्टीट्यूशंस में हुए एमआरआई ब्रेन स्कैन्स ने ये साफ दिखाया है कि रेगुलर मेडिटेशन से ब्रेन में डिफॉल्ट मोड नेटवर्क की एक्टिविटी जो रहती है वो नॉर्मलाइज हो जाती है, जो डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग से जुड़ा हुआ है। यानी दिमाग खुद रिवायरिंग करना सीखता है। इसे साइंटिफिक मेडिकल टर्म्स में कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑफ द ब्रेन, मतलब ब्रेन की एबिलिटी खुद को बदलने की। इसके अलावा एक ब्रेक थ्रू रिव्यू छपा था जामा इंटरनल मेडिसिन में, जिसके रिसर्चर थे, जिसके साइंटिस्ट थे गोयल एट अल। इन्होंने बताया कि माइंडफुलनेस प्रोग्राम्स साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करते हैं। और जहां साइंस की, आप सब जानते हैं इंडिया में रहते हैं तो जहां साइंस की सीमा आती है वहां स्पिरिचुअलिटी शुरू होती है। जहां साइंस खत्म होता है वहां से, जहां साइंस सोचना खत्म करता है वहां से स्पिरिचुअलिटी शुरू होती है। कई लोगों के लिए डिप्रेशन एक सिर्फ बायोलॉजी नहीं है, ये एक एग्जिस्टेंशियल सवाल है। सवाल है कि मैं क्यों हूं, क्या मैं वैल्यूएबल हूं? और जब सवाल का जवाब बाहर नहीं मिलता तो हम अंदर की तरफ मुड़ते हैं। यहीं आता है स्पिरिचुअल हीलिंग, चाहे वो जर्नलिंग हो, प्रेयर हो, एनर्जी हीलिंग जैसी अप्रोचेस हो। सबका एक ही मकसद है, आत्मा और मन का मेल कराना। न्यूरोसाइंस रिसर्च तक में ये देखा गया है कि मेडिटेशन प्रैक्टिशनर्स में कॉर्टिकल थिकनेस बढ़ जाती है, यानी ब्रेन स्ट्रक्चरली भी अपने आप को बदल सकता है। अब इसमें भी एक रिसर्च थी लाजार एट अल टीम की, और इस रिसर्च का टाइटल था मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड कॉर्टिकल थिकनेस। ये छपा था न्यूरो रिपोर्ट में। तो अब आखिरी सवाल यही है कि हमें सच में डिप्रेशन को एक बीमारी मानना चाहिए, या फिर ये एक इंटरनल सिग्नल है जो हमारी जिंदगी में कुछ कह रही है, कुछ बदलना चाह रही है। शायद डिप्रेशन कोई केमिकल कमी नहीं है, बल्कि सोल की पुकार है। सोल की पुकार है, जिसे दबाया नहीं, सुना जाना चाहिए। अब वक्त है सोचने का। हर सिम्टम को सप्रेस करना इलाज नहीं होता। कभी कभी सिम्टम खुद इलाज की शुरुआत होता है। मेडिकल मिस्ट्रीज का मकसद डर नहीं, समझ देना है, ताकि आप खुद सोच सकें, सवाल कर सकें और अपनी हीलिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सकें। मैं हूं अमित देशपांडे और ये थी एक और कहानी, एक और रहस्य मेडिकल मिस्ट्रीज के पन्नों से। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अनस्पोकन ट्रूथ के साथ। तब तक सोचिए, सवाल कीजिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।